नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। कोरोना संक्रमित हेल्थ वर्कर को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने को लेकर जिलाधिकारी वन पेज सर्टिफिकेट देंगे। राज्य में अब तक 12.78% हेल्थ वर्करों को ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 के अंतर्गत मुआवजा राशि दी गई है। बता दें कि केंद्रीय पैकेज के तहत मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया बेहद धीमी है। अब तक मात्र 57 हेल्थ वर्करों के ही मुआवजा भुगतान का प्रस्ताव बीमा कंपनी को भेजा गया है। कोरोना मृतक हेल्थ वर्करों का 155 डॉक्टर व 150 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। मृतक में 38 सरकारी व 117 प्राइवेट डॉक्टर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि मृतक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के योजना के तहत आते हैं तो उन्हें योग्य घोषित करते हुए वन पेज सर्टिफिकेट जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर रिपोर्ट जल्द भेजे। विभाग के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा वन पेज सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाने के बाद भुगतान हेतु आगे की कार्रवाई के लिए द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भेजा जाएगा। दरभंगा जिले के शिववारा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में मंगलवार को दिल्ली पुलिस की टीम ईडी का समन लेकर लाव लश्कर के साथ पहुंची। दिल्ली पुलिस के पहुंचते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। दिल्ली पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस भी दल बल के साथ मौजूद थी। ग्रामीणों का मानना है कि इस कार्रवाई से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार महासचिव मोहम्मद सनाउल्लाह की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। पुलिस के दस्ते ने गांव में पीएफआई महासचिव मोहम्मद सनाउल्लाह के घर पहुंचकर उनकी तलाश की, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उनके परिजन को समन की कॉपी सौंप दी। मालूम हो कि गत दिसंबर में ईडी की टीम ने विदेश से अवैध फंडिंग के मामले में मोहम्मद सनाउल्लाह के घर समेत दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी दौरान शंकरपुर में भी इनके घर पर छापा पड़ा था। छापेमारी के समय भी वे घर पर मौजूद नहीं थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार उन्हें डाकघर से एक नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब नहीं मिलने के कारण यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में विशेष जानकारी देने से परहेज किया। भागलपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी की सूचना के बाद मंगलवार देर रात हड़कंप मच गया। एटीएस से सूचना मिलते ही सिटी एसपी, एएसपी व कई थानों की पुलिस ने स्टेशन परिसर की तलाशी ली। हालांकि कहीं से कुछ नहीं मिला। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों को भी बाहर निकाल दिया गया। एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी। शव के पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल बोर्ड को सिर में 10 चोट के निशान मिले हैं। 3 चोट के निशान सिर के ऊपरी हिस्से में थी, वहीं 7 चोट के निशान सिर के अंदरूनी हिस्से में मिली है। इससे उनके सिर के अंदर गहरे जख्म बन गए थे। रिपोर्ट के अनुसार सिर में चोट किसी कठोर वस्तु से टकराने के कारण लगी है। इस चोट के कारण काफी मात्रा में रक्तस्राव हुआ था। बता दें कि धनबाद के कोट मोड़ रणधीर वर्मा चौक स्थित गंगा मेडिकल के सामने ऑटो से एडीजे को पीछे से टक्कर मारा था। इस टक्कर से एडीजे वहीं गिर गए थे और गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनके कान और नाक से रक्तस्राव होने लगा था। कुछ देर बाद लोगों ने उन्हें SNMMCH पहुंचाया था, जहां इमरजेंसी में लगभग 3.5 घंटे उनका इलाज चला। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। SNMMCH में ही शव को पोस्टमार्टम कराया गया था। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही। इस मामले में मंगलवार को एडीजे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खेल में राज्य और देश का नाम रोशन करने वाली बच्चियों के परिवार परिवेश को उन्होंने जाना समझा तो मालूम हुआ कि यह उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं है। पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बनने से कहीं बड़ी उपलब्धि खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन करना। ये खिलाड़ी ऐसे गांव से आते हैं जहां बिजली नहीं और जहां जीवन यापन के लिए रोज नई चुनौती है।
परिवार की चुनौतियों का पहाड़ सिर पर रहने के बावजूद दुनिया में देश का नाम रोशन करना गौरव की बात है। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक से लौटने के बाद राज्य के खिलाड़ियों को कई सौगात दी जाएगी। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि दलित महादलित समाज के लोगों को बिहार में टारगेट किया जा रहा। नीतीश कुमार की सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से विफल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि सीएम ने चुनाव के समय ही कहा था कि दलित की हत्या होती है तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो बयान सिर्फ मौखिक था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं और मैं इसका गवाह हूँ। मेरे पिता रामविलास पासवान की जब तबीयत खराब हुई तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था ये पूरे बिहार ने सुना है। चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान को अब हम लोगों के साथ आ जाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमारे अभिभावक हैं। उन्होंने हमें जिस तरीके से समर्थन दिया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, लेकिन अभी मेरा समय और ध्यान सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद यात्रा पर है। इस दौरान तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में राजनीति करने के सवाल को चिराग पासवान नजरअंदाज करते दिखे। बिहार में जाति आधारित जनगणना शकार मुद्दा जोर पकड़ रहा। इसके समर्थन में जहां सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी सरीखे नेता पहले से रहे हैं, मुकेश सहनी के साथ बीजेपी के संजय पासवान जैसे नेता भी जातिगत जनगणना के सपोर्ट में उतर आए। यह अब इसलिए भी महत्वपूर्ण होता जा रहा क्योंकि हाल में 20 जुलाई को संसद में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था। दरअसल जातीय जनगणना का मुद्दा लंबे समय से मन राजनीति करने वालों के लिए संवेदनशील मुद्दा रहा है, लेकिन पिछली यूपीए सरकार रही हो या मोदी की सरकार, दोनों इस पर हाथ बचाए रखना चाह रहे। हालांकि बिहार के संदर्भ में अब कहा जाने लगा है कि मौजूदा राजनीति के दो ध्रुव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात के सियासी मायने भी हैं। सियासी गलियारों में सवाल पूछे जा रहे कि क्या यह मुलाकात मंडल पार्ट 2 की राजनीति की सुगबुगाहट है? क्या लालू नीतीश के साथ आने के भी संकेत हैं? दरअसल बिहार में जाति जनगणना का दांव लंबे समय से चला जा रहा। बीते 24 जुलाई को सीएम नीतीश ने यह कहा था कि हमारा मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इस मुद्दे पर उनकी तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हो चुकी है और दोनों में इस पर सहमति भी बन चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार विधानमंडल 18 फरवरी 2019 और बिहार विधानसभा में 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र से अपील की गई थी कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नोटिस जारी कर एक मामले में उनसे जवाब मांगा है। यह मामला एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। आरोपी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जमानत देने का आग्रह किया है। मामले पर न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने कहा कि SC/ST कानून की धारा 15A के तहत अदालत पीड़ित की बात सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि इस मामले में पीड़ित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष सुना जाए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार द्वारा सुनवाई जारी रखने के बारे में कहने पर सोरेन को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गढ़वा निवासी ऋषिकेश कुमार के खिलाफ SC/ST कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऋषिकेश के वकील ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं बनता है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत से कहा कि अगर कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखता है तो SC/ST कानून के प्रावधानों के तहत इसे आपराधिक मामला माना जाता है।
इस सिलसिले में 4 जून को गढ़वा के प्राथमिक दर्ज हुई थी। इस पर अदालत ने मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया था। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा के पीएम मटेरियल वाले बयान के बाद भाजपा और जेडीयू के नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल भाजपा कोटा से नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में कहा था कि गठबंधन सरकार चलाने में कई मजबूरियां आती है। उस बयान के बाद जेडीयू और भाजपा के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। इसके पहले भी सम्राट चौधरी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने बूते सरकार बनाने का संकल्प लेना चाहिए और भाजपा का मुख्यमंत्री कैसे बने इसका संकल्प लेकर काम करना चाहिए। नीतीश मंत्रिमंडल के एक मंत्री के इस तरह के बयान के बाद जेडीयू भी नाराज हो गई और इस मामले पर नीतीश कुमार ने भी इशारों में कहा था कि सम्राट चौधरी को भाजपा के बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए। इसके बाद ही जेडीयू के नेता सम्राट चौधरी पर हमलावर हो गए और इस कड़ी में जेडीयू की प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा कि पंचायती राज विभाग के मंत्री अपने विभाग पर ध्यान दे। सम्राट चौधरी जो काम मिला है वो पहले ठीक से करे, लेकिन अपने विभाग से ज्यादा हमारे नेता पर सवाल खड़ा कर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट चौधरी हमारे नेता के खिलाफ बयान नहीं देते हैं, बड़बोलापन दिखाते हैं। किसी को आदत होती है जब तक उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे तब तक मीडिया में नहीं आएंगे। भाजपा के बड़े नेता सीएम नीतीश की तारीफ करते हैं लेकिन इनको काम नहीं दिखता। कोई भी जिम्मेदार नेता कभी भी सीएम नीतीश को लेकर इस तरह के बयान नहीं देते। सम्राट चौधरी दूसरे कल्चर के नेता है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुहेली मेहता यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी व्याकुल नेता है। इसके पहले राजद ने उन्हें बिना उम्र पूरा होने के बावजूद मंत्री बना दिया था। वे वहां भी व्याकुल थे। ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, आप थोड़े ज्यादा व्याकुल आत्मा है। जब आप लालू प्रसाद यादव के द्वारा अवैध रूप से मंत्री बनने के बावजूद उनके भी नहीं हो पाए तो आप किसके हो सकते हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के राजनीति में साथ होने की बातों पर अब बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार दोपहर में शरद यादव से मुलाकात के बाद कहा कि वे खुश होंगे यदि तेजस्वी और चिराग साथ आए। वहीं अब चिराग पासवान ने भी इस संबंध में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू जी और मेरे पिता रामविलास जी ने मिलकर काम किया है। वे मेरे अभिभावक हैं और वे मुझे नेता मानते हैं, तो इससे गर्व की बात और क्या होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे यदि मुझे प्रोत्साहित करते हैं तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हालांकि तेजस्वी के साथ आने की बात पर चिराग पासवान सवाल टालते हुए दिखे और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं इस बात के लिए उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान अभी आशीर्वाद यात्रा पर है।